हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, लास्ट जो प्रीवियस हमारे लेक्चर में सबसे पहले हमने पार्ट 1 में हमने उनके जीवन काल, उनके परिवेश और उनकी उन परिस्थितियों के विषय में जाना जिस परिवेश में, जिस परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन यापन किया था। स्टूडेंट, क्योंकि वे एक अश्वेत जाति के थे और उन्होंने श्वेत जाति से जो अश्वेत जातियों पर जो प्रताड़ना हो रही थी, जिस प्रकार से उनका शोषण हो रहा था, वो सब जिया था एक उपनिवेशवादी शासन में। तो उनके जो आदर्श और उनके जो विचार थे वो उसी से ही संबंधित थे। तो हमने उनके विचारों के विषय में बात की उनके जीवन काल में उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना किया और उनके आदर्श और विचार किस प्रकार से उनके रहे। उसके बाद में हमने जो पार्ट 2 में उनके रचनाओं के विषय में बात की कि उनकी रचनाएं किस प्रकार की थी और किस प्रकार से वह समाज को चाहते थे कि समाज किस प्रकार का होना चाहिए। मानव स्वतंत्रता के लिए वो ज़्यादा बल देते थे। वो चाहते थे कि अश्वेत जाति को किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना करे, शोषित ना करे, बल्कि वह भी उनको मानव के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करवाए ताकि वह भी अपना संपूर्ण विकास कर सकें। तो इन्हीं के चलते उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी और उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं के विषय में हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। आज के लेक्चर में हम फ्रॉस्ट फैनन के विचारों के विषय में बात करेंगे। तो चलिए फ्रॉस्ट फैनन के विचारों के विषय में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, उनके जो फ्रॉस्ट फैनन के जो पहला विचार के विषय में हम बात करेंगे। फ्रॉस्ट फैनन के पहले विचार के विषय में हम उपनिवेशवाद के विषय में बात करेंगे। फ्रॉस्ट फैनन के जो विचार थे उपनिवेशवाद को लेकर, स्टूडेंट, उपनिवेशवाद को वो शोषण का घोतक मानते थे। कारण कि उपनिवेशवाद में अश्वेत जाति का ना सिर्फ शोषण उत्पीड़न कर रही थी, बल्कि उनको दास्ता की तरह रहने जीवन यापन करने का, एक तरीके से कहा जाए तो दास्ता की तरह उनका जीवन यापन हो रहा था अश्वेत जाति का, क्योंकि वो दासों की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। श्वेत जो जाति वाले थे वो अश्वेत जातियों को दासों की तरह ट्रीट करते थे। उनको किसी भी प्रकार से मानव को जो एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है अपने अभिव्यक्ति करने की, अपनी एक संपूर्ण विकास करने के लिए, जो एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है किसी भी मनुष्य के लिए, वो अधिकार, वो स्वतंत्रता कहीं भी अश्वेत जातियों को प्राप्त नहीं किया। अश्वेत जातियों को जस्ट एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता था। जो उनको आदेश दिए जाते थे सिर्फ वही उनको पूरा करना होता। अपने अधिकार नहीं थे थे कि जो उनको ऑर्डर दिया जाता था वही उनको पूरा करना होता था। उनके अपने कोई किसी भी प्रकार के एक अधिकार कहा जाए या ये कहा जाए कि किसी भी प्रकार का उनकी एक स्वतंत्रता थी कि ये करूं या ये ना करूं, वो इसको व्याख्या नहीं कर सकते थे, वो व्यक्त नहीं कर सकते। उनको अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं थी, जो कि फ्रॉस्ट फैनन चाहते थे कि मनुष्य के होने के नाते उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसीलिए फ्रॉस्ट फैनन ने उपनिवेशवाद को शोषण का घोतक कहा। उनका मानना है कि उपनिवेशवाद के कारण ही श्वेत जाति अश्वेत जाति को प्रताड़ित, शोषित और दास्ता की तरह जीवन यापन करने के लिए विवश करती है। अतः ऐसी क्रांति की जरूरत है। अतः एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप उपनिवेशवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाए और उखाड़ कर उसे बाहर फेंक दिया जाए, ताकि श्वेत वर्ग, समाज एवं मानव जाति प्रताड़ित ना हो और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो, अपने अधिकार प्राप्त हो अपनी बात को सशक्त रूप में व्यक्त करने के लिए। यदि हम उनके दूसरे विचार के विषय में बात करें स्टूडेंट, तो दूसरे उनके जो विचार थे वो तीसरे विश्व के लिए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अफ्रीका के देशों को तीसरे दुनिया के देशों की संज्ञा दी जाती है। फैनन ने कहा, तीसरी दुनिया में लुच्चा सर्वहारा यानी लंपेन प्रोलेट द्वारा क्रांति हुई, जो सभी वर्गों का, किसानों, शहरी गरीबों एवं बंधन द्वारा क्रांति रही। जो लुच्चा सर्वहारा वर्ग है, ये नहीं है कि लुच्चा सर्वहारा वर्ग किसी काम का नहीं है या फिर वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है या उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्रांति में फैनन ने सभी वर्ग को एक साथ लेकर एक संगठित रूप में और एक साथ लेकर संगठन के तौर पर क्रांति करने की बात कही। फैनन की क्रांति की रणनीति मायो के समान है। फैनन ने लुच्चा सर्वहारा को मार्क्स ने नहीं माना, जबकि मार्क्स क्या मानता था? मार्क्स कहता था लुच्चा सर्वहारा में जेब कतरे, भगोड़े सैनिक, कबाड़ी तथा भिखारी आते हैं और इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। इनका क्रांति में हिस्सा लेना या ना हिस्सा लेना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जबकि फ्रॉस्ट फैनन ने ऐसा नहीं माना। यदि हम उनके तीसरे विचार के विषय में बात करें तो
फैनन के जो विचार थे वो मार्क्सवाद के साथ साथ प्रजातिवाद का भी समीक्षण करते थे। कारण फैनन ने मार्क्सवादी विचारधारा के साथ प्रजातिवाद का मिश्रण किया। उनके अनुसार परंपरागत मार्क्सवादी विचार में रंग भेद नीति कहीं भी नहीं आती थी, क्योंकि मार्क्सवाद के जो विचार थे सर्वहारा वर्ग के विचार थे या बुर्जुआ वर्ग के विचार थे या वर्ग संघर्ष पर आधारित था। कहीं भी रंग भेद की नीति का उन्होंने वर्णन नहीं किया था। जबकि तीसरे विश्व में साम्राज्यवाद के साथ साथ रंग भेद की नीति का शोषण भी विद्यमान है, क्योंकि तीसरे विश्व में लोगों ने रंग भेद की ना सिर्फ नीति को देखा, रंग भेद के द्वारा जो परिणाम हुए, जो भयंकर परिणाम लोगों ने भुगते, उसे भी देखा। तो सिर्फ मार्क्स की थ्योरी को उन्होंने सर्टिफाइड नहीं किया, उन्होंने मार्क्स के साथ साथ प्रजातिवाद का भी समीक्षण किया। तो उन्होंने दो विचारधाराओं का समीक्षण करके अपने विचार को प्रकट किया कि सिर्फ वर्ग संघर्ष के बेसिस पर या फिर सर्वहारा वर्ग के बेसिस पर सिर्फ क्रांति नहीं की जा सकती, हमें तीसरे विश्व में रंगभेद की नीति को भी रखना होगा, क्योंकि रंगभेद की नीति का ही शोषण हो रहा है, रंगभेद के द्वारा ही शोषण हो रहा है। श्वेत जाति अश्वेत जाति का शोषण रंगभेद के द्वारा भी कर रही है। तो यह भी हमें रखना होगा कि ये भी हमें अपनी क्रांति जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसमें यह भी हमारा एक कारण होगा अपना आंदोलन करने का, कि हमारे साथ रंगभेद वाली नीति अपनाई जा रही है, श्वेत अश्वेत वाला भेदभाव अपनाया जा रहा है, जिसके द्वारा हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे साथ दासता का व्यवहार हो रहा है, जिसके चलते हमें एक जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक मानव की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो यही सब उनके विचार थे स्टूडेंट, और यही विचार उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना ब्लैक मास्क में भी दिए, जो 1952 में उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि श्वेतों के द्वारा अश्वेतों पर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया गया है। अर्थात श्वेत चाहते हैं कि अश्वेत जाति का सभ्यता संस्कृति का बिल्कुल क्या हो जाए, वो धराशायी हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और श्वेत जाति के ही केवल संस्कृति, कला, कौशल और कल्चर पर अधिकार रहे, और उन्हीं की संस्कृति हर जगह विद्यमान रहे, ना कि अश्वेत जाति का किसी भी तरीके की कला, संस्कृति और साहित्य जो एक विश्व में कहीं भी अस्तित्व में आए। तो उनकी यही रचना में, अपनी रचना में भी उन्होंने यही चीज़ लिखी, और उन्होंने निग्रो प्रजातियों के साथ भेदभाव को दर्शाने के लिए एक शब्द का आविष्कार किया, नेग्रिट्यूड। इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, नेग्रिट्यूड। तो अगर ये पूछा जाए कि निग्रो प्रजाति के भेदभाव को दर्शाने के लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो आप याद रखिएगा, नेग्रिट्यूड शब्द का प्रयोग किया। तो स्टूडेंट, आज हमने फ्रॉस्ट फैनन के विचारों के विषय में बात की कि किस प्रकार के फ्रॉस्ट फैनन के विचार थे और किस प्रकार के विचारों को उन्होंने समाज को दिया, और उन्होंने किस प्रकार के विचारों के द्वारा अश्वेत जाति का नेतृत्व किया, अश्वेत जाति के आंदोलनों का नेतृत्व किया और श्वेत जाति पर प्रहार किया। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक का लास्ट वीडियो डालेंगे, जिसमें हम फ्रॉस्ट फैनन पर जो दूसरे चिंतक थे उनके क्या प्रभाव थे, और किस प्रकार की फ्रॉस्ट फैनन की आलोचना की गई, और किस प्रकार का निष्कर्ष निकल कर आता है, तो हम उसके विषय में बात करेंगे। तो पार्ट 4 में हम इस विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।